बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम पाकिस्तान इंतहाई जोशो खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान की परेड के मौके पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते परेड का हिस्सा थे, जबकि यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर मुमलिकत की जानिब से मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को कौमी एजाजात से भी नवाजा गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामी और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया है। देखें, पहले तो हमारी जानिब से, हमारी सारी टीम की जानिब से यौम पाकिस्तान मुबारक हो सबको। और ये दिन जो है ये एक तरह से एक तो बहुत सी यादें, और उसके बाद फिर ये है कि ये एक तरह से वो तजदीद के हवाले से ना कि आप दोबारा गौर करते हैं, सोचते हैं कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, कौन से मराहिल दरमियान में आए मुल्क की तारीख़ में, उतार चढ़ाव, क्या अचीव किया, क्या कहाँ पे गलतियाँ हुई, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये दिन जो है ना ये बुनियादी तौर पे याद दिलाने के लिए आपकी तजदीद होती है, आपकी दोबारा अच्छा ऐसे देखा था, ख्वाब देखा था, प्लान हुआ था, किस तरह से आगे मूवमेंट बढ़ी थी, कौन कौन से लोग थे उस वक्त। तो आज ज़ाहिर है तकारीब हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक अफसरदगी भी दरमियान में जो ख़बरें बलूचिस्तान से आ रही थी रात को, जो है वो कल तमाम रोज़ पहले तो बलूचिस्तान से और बल्कि 2-3 रोज़ से जाफ़र एक्सप्रेस के बाद से एक वहाँ पे चल रहा है, फिर उसके बाद वहाँ पे जो गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद फिर जो है वो मतलब एक ऐसी सूरत हाल है जिसका कोई ना कोई नतीजा हमने निकालना है आगे। और रात को फिर खबर आई कि वहाँ पे मज़दूर जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। तो एक ये ऑन गोइंग है, यानी एक तो ये है ना कि 23 मार्च, और एक मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि कॉन्स्टेंट ये आपकी सिक्योरिटी, इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी, सोशल अनरेस्ट, ये मुसलसल चलते रहते हैं। मतलब जो इंतहाई पुरसकून रियासतें होती हैं वो भी पुरसकून इसलिए होते हैं कि उनमें कहीं खामोशी के साथ ये कामयाब ऑपरेशंस इंटेलिजेंस के चल रहे होते हैं। और लेकिन ये हमारे यहाँ ज़रा पेचीदा मसला हुआ है। तो हमारी दुआ है कि ये जल्द से जल्द बलूचिस्तान का मामला, खैबर पख्तूनख्वा का मामला और मुल्क में जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल और सोशल अनरेस्ट है उसका जल्दी अल्लाह ताला खात्मा करे। ये मामला ठीक हो गए थे, ये दहशतगर्दी का मामला, ये हार्डकोर टेररिज्म दोबारा सर उठाया। तो एक तो उसका पॉलिटिकल एंगल है और एक उसका जो है वो बिल्कुल वो जो दहशतगर्दी की तरफ मामला चला गया है। अब इसको कैसे मतलब क्या इसमें कहीं टॉक भी होगी या सिर्फ ये कि, क्योंकि जाहिर है टॉक उनसे तो हो नहीं सकती ना। अब से दो बातें, एक तो ये कि उनके मुतालबात हैं उसमें मिसिंग पर्सनस के हवाले से या बाकी जो भी मामला हैं उन पर चले बातचीत आगे पीछे दाएं में, लेकिन जो साथ ही कत्ल हो जाते हैं या धमाके हो जाते हैं तो ये कौन कर रहा है। तो ये लिंक आपस में ये बड़ा एक पेचीदा सी सूरत हाल है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो काबरीन है उसको देखेंगे इस मामले को और ये जल्द इससे निकलेंगे। और जो मोहम्मद सादिक साहब की वहाँ पर अफ़गानिस्तान से भी कोई अच्छी इतलात आने की उम्मीद है। अच्छी से मुराद ये है कि गलत फहमियों का इदराक ज़रूरी है, और गलत फहमियाँ भी नहीं है। बुनियादी बात तो ये है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। मतलब बड़ी सीधी सी बात है जो मैंने कल भी की थी कि उनकी सरजमीन जो है वो तो सरजमीन देखें ना, उनकी सरजमीन और पाकिस्तान की तो ये तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़ी मोहब्बतें माजी में रही हैं। बहुत कुछ गलत भी हुआ है, बहुत कुछ गड़बड़ भी हुई है, लेकिन बड़ी वसी सरहद है। और वहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से मोहम्मद सादिक साहब ने वहीं पे जो है वो यौम पाकिस्तान की तकरीब जो हुई पाकिस्तान के सफारतखाने में, उसमें उन्होंने शिरकत की, वहाँ पर उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। और अफ़गानिस्तान में जो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब और उनके साथ जो है वो उनके दो जो इंतहाई करीबी रिश्तेदार भाई उनको जो है उनके नाम जो है वो अमेरिका ने वो जो बाउंड्री रखी हुई थी उनके ऊपर वो हटा ली है। अच्छा,
जो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं, ये जो हैं ये जलालुद्दीन हक्कानी साहब के साहबजादे हैं। जलालुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं वो हक्कानी नेटवर्क जिनसे वाबस्ता है, और हक्कानी उनको इसलिए कहा जाता है कि ये जो अकोड़ा खटक में जो मदरसा हक्कानी है वहाँ पे ये सब ने तालीम हासिल की। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और ये जो है ये अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के साथ इनके कैसे वहाँ पे हुकूमत एक नई बनी है, अबूरी सेटअप है अभी तक, उसको एक अबूरी सेटअप एक परमानेंट सेटअप का भी तो शक्ल लेगा ना। अभी तक तो अबूरी का नाम आता है, तो वो आगे आइन कैसे बनेगा, क्या होगा, तो बहुत सारे मराहिल हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से ये जो सारे गलत फहमी और बाकी मामलात हैं इनको ये जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। और बड़ी खप है। ज़ल्मे खलीलज़ाद थे जो कल भी जिक्र किया ना, एडम बॉयलर भी उनके साथ थे और ज़ल्मे खलीलज़ाद भी साथ थे। एडम बॉयलर वही जो हमास के साथ निगोशिएट कर रहे थे और बाद में उन्होंने डायरेक्ट बात की, लेकिन फिर बहुत ओपन हुई, इसराइल की तरफ से इशू खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एडम बॉयलर तो स्टीव विटकॉफ की टीम के अलग से नहीं है, हालांकि वो उनका एक रोल अलग से है। अच्छा जी, यहाँ से गए तो कतर का कहना है कि उन्होंने एक रोल दरमियान में प्ले किया, क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद और सिराजुद्दीन हक्कानी इनकी वैसे तो मेरा ख्याल है इनका वो जलालुद्दीन हक्कानी साहब जब सोवियत, इनके जो वालिद हैं सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के, जलालुद्दीन हक्कानी साहब उस वक्त भी ज़ल्मे कहीं इन्वॉल्व होंगे, तो उस वक्त भी ज़ल्मे से इनकी शायद कोई भी मुलाकात हुई हो, जिसको यहाँ पे सोवियत यूनियन जो है वो के साथ जो अफ़गानिस्तान का हम जहाद कहते हैं, वो ऑपरेशन साइक्लोन कहते हैं उसको। एनीवे, तो ये है कि ये अभी बड़ा अरसा लगा ये यूनुस खालिद साहब की तस्वीर जो कल मैंने दिखाई थी ना, इसको लोग हक्कानी नेटवर्क समझते थे, ये हक्कानी ये यूनुस खालिद साहब थे जो दरमियान में मौजूद थे। अच्छा, अब ज़ल्मे जो हैं वो यहाँ से तो चले गए, तो यहाँ से कहाँ गए, ये भी है ना एक बात कि यहाँ से कहाँ गए। तो यहाँ से वो अफ़गानिस्तान आए, बंदा छुड़ाने के बाद जाहिर है कि फिर ये जो फैसला है कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब और उनके जो अनस हक्कानी है, अजीज़ हक्कानी साहब जो उनके ब्रदर हैं, फैमिली उनकी, तो वो जो है वो जाहिर है ये तो हाईएस्ट लेवल पे फैसला होगा लाजमन, ये फैसला जो है ये ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने। लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद यहाँ से कहाँ गए, ये इंटरेस्टिंग। अब ज़रा मूवमेंट्स पे नज़र रखते हैं। मैंने ये बात की थी कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो अफ़गानिस्तान में रहे अमेरिकन एनवॉय 2001 के बाद। जिन जिन लोगों ने ये वॉर ऑन टेरर को कवर किया है ऑन द ग्राउंड, तो उनके तो टिप्स पे है सारे वाक़या। उसके बाद यहाँ से इराक़ चले गए थे, और इराक़ में फिर उसके बाद ये जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी इन्होंने अमेरिका की नुमाइंदगी, मज़ार शरीफ से ताल्लुक़ है कल। लेकिन ये जो है ये यहाँ से फिर जो है ये गए, इनकी मुलाकात हुई मसरूर बरज़ानी के साथ, और ये जो कुर्द इलाका है वहाँ पे इन्होंने नौरोज़ का जो है वो जो उनके जो यानी जो कुर्द ऑटोनमस इलाका है वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं, ये इरबिल और ये सारी जगह, वहाँ पर उन्होंने नौरोज़ की जो है तकारीब मनाई, और साथ ही उन्होंने जो है वो वहाँ पर वो कुर्द इलाकों में थे। ठीक है। अच्छा, ये जो सारा है ना कुर्द, ये इराक़, कुर्द, इरबिल, ये सारी जो पार्लियामेंट है, ये जो इराक़ की ये मौजूदा सूरत गरी है, इराक़ की कुर्द इलाके, पार्लियामेंट, इलेक्शंस, किसकी हुकूमत है, कैसे है सारा, इस सूरत गरी में ज़ल्मे खलीलज़ाद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये 2003 के बाद से जो इराक़ में जब से इन्वेजन हुई, तो उसके बाद ये अफ़गानिस्तान, इराक़, ये उन लोगों में से हैं जो दोनों मुल्कों के अंदर और अक़वाम मुत्तहिदा तक ये जो है ना एक शटल करते रहे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इराक़ में भी इनकी जो है ये वहाँ पे कुर्द जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ इन्होंने मुलाकात की। अच्छा, तो उसके बाद जो है चलें अब ज़रा आगे निकलते हैं। लेकिन ये है कि ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ये देखना है कि अमेरिका जो है यहाँ पर अब आने वाले दिनों में इराक़ में भी अगर वो आए हैं, अफ़गानिस्तान में आए हैं, एक उन्होंने मैसेज दिया है, उसके बाद वो इराक़ गए हैं, वहाँ से क्या मैसेज आता है, वहाँ ज़ाहिर है शिया सुदानी जो हैं, शिया सुदानी उनकी हुकूमत है,
और साथ जो है वो जो है यानी वो ज़ाहिर है कि अहले तशी हैं वहाँ पे जो हुकूमत है, और साथ जो है वो अहमद शरा की हुकूमत है जो कि सीरिया में है, और सीरिया में जो है वो एक तरह से मसालिक के हवाले से लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों मुल्क एक साथ हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, और जो है वो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो वहाँ पे मशरिक़ वस्ता में डेवलप हुआ है। अच्छा, अब यहाँ जो है वो अच्छा ये बहुत दफ़ा बात कह चुके हैं, अब सीरिया को अलग रखें। वो जो वहाँ पे पीकेके के साथ जो फ़ौजें थीं उनका तो उन्होंने तो ज़ाहिर है कि वापस कह दिया SDF ने कि हम हथियार फेंक रहे हैं और साथ शामिल हो रहे हैं। तुर्किया के अंदर ये आज सज़ा हो गई है उनके साबिक मेयर को, लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि प्रेसिडेंट अर्दोगन जो है वहाँ पे जो सूरत हाल है उसको किस तरह से निपटते हैं, वहाँ पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल है। लेकिन उसे हटके मैं बात करूँ कि ये सीरिया अलग है, इराक बिल्कुल अलग है। तो इराक में इन्वेजन हुई थी, सीरिया में तो इन्वेजन होते होते रह गई। सीरिया में तो इन्वेजन अमेरिका ने करनी थी तो रशिया कूद गया बीच में, और रशिया की वजह से बशार अल असद बच गए 2015 में। लेकिन ये है कि वहाँ से निकल आए थे ना वो केमिकल वहाँ सारे सीरिया से भी बरामद हो गए थे। वो बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक पैरेलल गवर्नमेंट से मैं मिला हूँ, जो बशार अल असद की पैरेलल गवर्नमेंट घूमती थी खलीजी रियासत में कि ये बशार अल असद के बाद ये हुकूमत होगी, और टाइयाँ शाइयाँ लगा के घूम रहे होते थे। तो वो जो है मैं कहता था यार ये चाहिए सदन, उनको ये सदन है मिलवाते थे। तो खैर कहाँ से अहमद शरा उस वक्त जो है वो तो दाइश के साथ या नुसरा फ्रंट या जो भी, एनीवे अच्छा अब आ जाएं कि जी अब ये अगले 24-48 घंटे 72 घंटों में क्या चीज़ मुमकिन है। एक तो ये है कि जंग हो रही है, बड़ी शदीद झड़पें इस वक्त कई महाजों पे जा रही हैं, और ये है सबसे पहले तो हम तारुफ करवाते हैं ना ज़रा, ख़ुद भी ज़रा समझते हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत की एंट्री हुई है, 2-3 इम्पॉर्टेंट शख्सियात की एंट्री हुई है। एक तो है सरजाई बेसीदा, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा, सरजाई बेसीदा जो हैं ये जो FSB है यानी KGB के बाद की जो इंटेलिजेंस है सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी जो इंटरनेशनल उसका जो 5th डायरेक्टरेट है जो कि एक्सटर्नल और इंटरनेशनल अफेयर्स को देखता है, तो ये हैं सरजाई बेसीदा। और उनके साथ जो हैं वो हैं एक और शख्सियत, उनका नाम है ग्रिगोरी कैरेसन। ये पॉलिटिशियन है, सेनेटर हैं, और ये जो हैं ये भी यानी ये भी प्रेसिडेंट पुतिन के दोनों एतमाद में रहने वाले हैं। जो सरजाई बेसीदा हैं इनके हवाले से ये खबर आई थी क्योंकि ये FSB के अंदर हेड करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, और इन्होंने प्लानिंग की थी। ये प्लानर हैं, यानी वो विंग है 5th डायरेक्टरेट का FSB का, जो कि इंफॉर्मेशन और प्लान करता है। इन्होंने प्लान किया था ये यूक्रेन के साथ जब जंग स्टार्ट हुई है ना, तो यूक्रेन के साथ कैसे जंग होगी, कितने लोग चाहिए होंगे, कौन सा महाज होगा, कैसे होगा, वो सारा इन्होंने प्लान किया था। ये 2 शख्सियात जो हैं ये पहुंच गई हैं रियाद, और अगले चंद घंटों में, कल तक जब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और हम हाजिर हुए, तो यहाँ पे कल तक हमें आइडिया हो जाएगा कुछ कि अमेरिकन साइड से कौन आ रहा है। तो ये 2 हैं जो कि रशियन टीम में हैं, और इनकी रियाद में कल मुलाकात होने जा रही है अमेरिकन के साथ। अमेरिकन डेलीगेशन कौन सा आता है उनके नामों पे अभी इत्तेफाक नहीं है, लेकिन वो पहुंच जाएंगे रात तक, तो ज़ाहिर है कल तक खबर आ जाएगी। लेकिन अचानक एक जो है वो बात पहले हो गई है, वो जो शटल डिप्लोमेसी होती है ना, शटल डिप्लोमेसी होती है, वो डिप्लोमेसी बिटवीन द रूम्स ऑफ अ होटल। एक होटल में सब ठहरे हुए हैं, तो अच्छा जी उस कमरे से उस कमरे में चले गए, अच्छा नाश्ते पे मिल गए, 2 उधर बैठे हैं, इधर शटल डिप्लोमेसी के बड़े। तो शटल डिप्लोमेसी जो है वो अमेरिकन और यूक्रेन के दरमियान जो है वो आज ही शुरू हो गई है। एक दिन पहले सरकारी मुलाकात उनकी कल गालिबन होनी थी, लेकिन वो आज ही जो है वो रियाद में शटल डिप्लोमेसी अमेरिका और यूक्रेन। अब मैंने बात पहले भी की थी ना कि 2 अलग अलग पैरेलल मुलाकातें होने जा रही हैं। एक होने जा रही है अमेरिकन की रशियंस के साथ, जिसमें ये रशियन टीम है और देखना है कि अमेरिकन कौन आते हैं। लेकिन ये ज़रा नीचे लेवल पे, पहले तो मार्को रूबियो और उनके सर्जाई लेवरोव लेवल पे, तो ये ज़रा हैं जो टेक्निकल टीम है, और ये ब्लैक सी के ऊपर बाकी जो वहाँ पे और देखते हैं कि कल क्या आता है, उनके सामने क्या चीज़ें आती हैं।
लेकिन यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान जो है वो आज उनका डेलीगेशन, और जिसमें ज़ेलेंस्की नहीं है ज़ाहिर है, और अमेरिकन की आज गुफ्तगू वहाँ पे हो रही है। शटल डिप्लोमेसी बिटवीन द रूम्स ऑफ अ होटल जिसको कहा जाता है, इसको शटल डिप्लोमेसी कह लें आप। अच्छा, तो वो वहाँ पे हो रही है और मुलाकात भी हो रही है और गपशप भी लग रही है, और ज़ाहिर है कि ऑफ द रिकॉर्ड तो ये भी हो सकता है कि कल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हों, लेकिन चूँकि टीम्स पहुँच गई हैं तो ज़ाहिर है कि वो वहाँ पे आपस में ज़रा खुली टुली बात भी कर लेंगे तो मुनासिब है। अच्छा, ये जो है ना, इसमें अब जो है वो होने क्या जा रहा है, होने ही जा रहा है जनाब कि जो प्रेसिडेंट प्यूटिन है, उन्होंने जनाब एक पैगाम भेजा है। उन्होंने पैगाम भेजा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उन्होंने कहा है कि उस पैगाम में कहा है कि मेरे प्यारे ट्रंप, जब आपको गोली लगी या बच गए आप, वो जो उन पर अटैक हुआ था, तो मुझे इल्म नहीं था इस बात का कि आपने सदर बनना है कि नहीं बनना, लेकिन मैं फौरी तौर पे मैं जो है मैंने गिरजाघर का रास्ता, मैं गिरजाघर की तरफ मैंने दौड़ लगाई, मैं उधर गया, और वहाँ पर मैंने फिर उसके बाद जो वहाँ पे जो प्रीस्ट थे उनसे मैंने कहा कि खुसूसी दुआ मेरे दोस्त ट्रंप की ज़िंदगी के लिए वहाँ पे की जाए। और फिर वहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़िंदगी के लिए दुआ की, और इसलिए नहीं कि उन्होंने सदर बनना है आगे, उस वक्त तो एक कैंपेन चल रही थी, लेकिन यह है कि ये उन्होंने मैसेज भेजा, और ये ट्रंप के नाम उन्होंने मैसेज भेजा है कि मैं उस दिन मैंने जो है वो ख़ास गिरजे में जाके दुआ की, प्रेसिडेंट प्यूटिन। फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत सी एक तस्वीर जो है, जो ख़ास रशियन स्टाइल में जैसे होते हैं ना उनकी तारीखी, जो उनकी एक ट्रेडिशनल, वो खूबसूरत सा एक पोर्ट्रेट उन्होंने जो है वो बनाया प्रेसिडेंट ट्रंप का, और उसको ख़ास अंदाज में वो उन्होंने खामोशी से प्रेसिडेंट ट्रंप को भेजा। अब किस्सा कुछ इस तरह से है कि वो स्टीव वित्कॉफ जो है, जब उस मैसेज को लेके, उस पैगाम को लेके और उस तस्वीर को लेके जब प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचे, उन्होंने बताया कि ट्रंप साहब, आपको जब ऐसा हुआ आपके साथ, तो प्यूटिन जो है वो तो उन्होंने तो बात सुनते ही वो तो सीधा उन्होंने चर्च का रुख किया, और वहाँ पे आपकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी, और फिर उसके बाद जो है वो ये भी हो सकता है कि उन्हीं की दुआओं की वजह से आप यहाँ पे मौजूद हो, और साथ फिर उन्होंने ये तोहफ़ा जो है ख़ास तौर पे आपके लिए भेजा है। तो ट्रंप जो है उसके ऊपर वो मुतासर हो गए, आप दीदा हो गए, जो भी हुआ, मतलब ट्रंप बस उन्होंने कहा कि बस सब जो है मेरा एक ही सजन है, एक ही दोस्त है, यार है मेरा, और उसका नाम है प्यूटिन, और ये ज़ेलेंस्की और बाकी सारों को फेंको उठा के एक तरफ, प्यूटिन से डायरेक्ट बात करो। अच्छा, तो ये जो है ये अब ये पूरी कहानी जो है इसको कोट कर देते हैं, कहाँ से है ये कहानी, ये एनबीसी की स्टोरी है। 6th, Putin said that he prayed for his friend Donald Trump after 2024 assassination attempt। ये जो स्टीव वित्कॉफ साहब ने कहा है कि ये जब हुआ वाकया तो इतनी शदीद उनको दुखी हुए वो प्रेसिडेंट प्यूटिन के, उन्होंने जाके दुआ की गिरजाघर में, और फिर उसके बाद जो वो पोर्ट्रेट है वो भी उन्होंने भेजा बना के, और वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप को मिला, ये 7th तास रशिया की, तो ये जो है प्रेसिडेंट प्यूटिन ने ख़ास तौर पर उनका पोर्ट्रेट बना के भेजा, और उसके बाद से ये जो हालात हैं ये उन्होंने एक नया रंग इख्तियार कर लिया पूरी दुनिया में। और साथ ही क्रेमलिन ने ये भी आज कहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम जो प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट प्यूटिन की बातें या अमेरिकन की और रशियंस की के आपस में मामला तय हो रहे हैं वो सारी दुनिया को बता के ही हों, उससे हटके भी बहुत सारे मामला हमारे आपस में हो रहे हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि हर बात का ऐलान किया जाए, और बहुत से मामलात हो रहे हैं और होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान, तो हमारे मामलात हैं, लेकिन वो जो है ना कि ये खबर कि जी वो इसने से मुलाकात की, ये उससे हटके भी हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। और स्टीव वित्कॉफ जो हैं उन्होंने ये बयान भी दे दिया, स्टीव वित्कॉफ साहब ने, और ये बड़ी एक मतलब एक दिल दहला देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट प्यूटिन इतना दुखी हुए उस दिन, और उसका इजहार भारत उन्होंने अब किया, क्योंकि उस वक्त तो बाइडन थे, तो ताल्लुकात बाइडन से उनके जो थे वो हर एक को पता है।
तो ये ताल्लुकात जो हैं ज़ाती नौइयत के अब एक डेवलप हो गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान। अच्छा, अब इसमें तो ये इनकी टीम्स पहुंच रही हैं, इसमें कहीं पर वो है नहीं, यानी ज़ेलेंस्की जो हैं वो तो आउट हो गए हैं गेम से, वो गेम के अंदर कहीं है नहीं। और यहाँ पर एक ख़ातून से भी ज़रा हम तारुफ हासिल करते हैं। इनका नाम है यूलिया तिमोशेंको, माजरत के अगर मैं इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा तो, यूलिया तिमोशेंको। अच्छा, ये जो है ये यूक्रेन से इनका ताल्लुक़ है, और ये जो है ये 2 दफ़ा यूक्रेन की वज़ीर आज़म रही हैं, दो दफ़ा। ये 2005 में गालिबन, और फिर उसके बाद 2007-8 में 2 दफ़ा यूक्रेन की वज़ीर आज़म रही हैं, पहली ख़ातून वज़ीर आज़म। और फिर उसके बाद जो है ये पूरा जो अरसा है जिसमें ये G7, G8, 9/11 के बाद सब समझ लें अभी तक, यानी बहुत एक्टिव रही हैं यूक्रेन की सियासत में। और उसके बाद जो है वो ये जो है ये अच्छा, एक और साहब भी हैं वहाँ पे, पोरोशेंको को ज़्यादा लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। पोरोशेंको जो हैं ये ज़ेलेंस्की से पहले सदर थे। यूक्रेन के जो सदर, ज़ेलेंस्की से पहले जो सदर थे वो पोरोशेंको थे। और पोरोशेंको जो हैं वो उनके साथ ज़ेलेंस्की की नाराज़गी चल रही है, इनके साथ भी नाराज़गी चल रही है, ये खातून के साथ भी नाराज़गी चल रही है, और उनके साथ भी नाराज़गी चल रही है। अच्छा, ये दोनों जो है ना, पोरोशेंको और ये जो खातून है, ये मैदान रेवोल्यूशन जो था ना 2014 का मैदान रेवोल्यूशन, जिसके नतीजे में वो प्रो रशियन इन्वेजन हुई थी विक्टोरिया न्यूलैंड की, और वो रेवोल्यूशन आ गया था, और ये जो थोड़े से प्रो रशियन थे उनको हटा के वहाँ पे ये सारे, तो ये उन कैबिनेट्स का हिस्सा है, लेकिन ज़ेलेंस्की के ये मुखालिफ हैं सारे। अब इन दोनों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये इन दोनों में से कोई एक यूक्रेन का अगला सदर होने जा रहा है, और इन दोनों में से या तो खातून ज़्यादा इन हो गई हैं, ट्रंप का जो इनर सर्कल है उसमें वो ज़्यादा इन है। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिलती रही है, क्योंकि ये जो वज़ीर आज़म थे तो ये वो दौर था जब अभी वो G8 वगैरह में तो इनकी प्रेसिडेंट पुतिन से भी उस ज़माने में वज़ीर आज़म थी, और ये जॉर्जिया वाला वाक़या नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट पुतिन से भी इनकी मुलाकातें हैं बड़ी। और ये जो है क्योंकि उस वक्त तक जॉर्जिया में नहीं हुआ था, ये नेटो की एक्सपेंशन नहीं हुई थी, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ज़्यादा 2004 वाली तो हो गई थी, 2008 वाली जॉर्जिया वाली नहीं हुई थी, तो दरमियान में ये 2005 में ये यूक्रेन की वज़ीर आज़म बन गई थी। तो अब ये है कि ये इन दोनों में से ये खातून ज़्यादा उनके चांसेस हैं कि ये ज़्यादा ज़ेलेंस्की को रिप्लेस कर देंगी, और वो जो पोरोशेंको हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लीगल इश्यूज़ और बाकी सारे इश्यूज़ तो ये जो खातून हैं इनके साथ ट्रंप की जो टीम है वो राब्ते में है, और ट्रंप और जो पुतिन की दरमियान जो बात पीछे रख के हो रही है उसमें यह है कि ज़ेलेंस्की की जगह कौन लेगा। तो ये क्योंकि जो डेलीगेशंस आ रहे हैं सारे ये वही हैं जो कि यूक्रेन के अंदर सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की वो एक दफ़ा एक इशारा आ जाता है तो फिर वो डंप हो जाते हैं, ये ज़ेलेंस्की जैसे लोग जो है ना, तो वो डंप हो गया। तो अभी बात हो रही है कि पोस्ट ज़ेलेंस्की जो है वो कौन सी शख्सियत ऐसी होगी जो रिप्लेस करेगी। तो ये दो शख्सियात से ट्रंप की टीम ने रब्ता कर लिया। अच्छा, ये मुज़ाकरात अब रियाद में शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टीव वित्कोफ हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे ये जो प्लान था, ये जो कीर स्टारमर साहब का जो प्लान था जिसमें वो कोलिशन ऑफ विलिंग बना रहे थे और ये सारा, उसको तो बिल्कुल डंप कर दिया उन्होंने। कल भी बात की ना, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल वही चर्चिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये यूरोप के कुछ लोग जो हैं ये चर्चिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने डंप कर दिया उस प्लान को। BBC कोट कर रहा हूँ, 12th स्लाइड, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं डिप्लोमेटिक, तो बेहतर है कि वो रेफरेंस साथ दे दिए थे। तो कीर स्टारमर का जो प्लान था कि भाई यहाँ पर एक कोलिजन बनेगी और वो जो है उसमें इस तरह से होगा, यूरोप के लोग आएंगे, ये सारा आएगा, वो सारा उन्होंने एक तरफ डाल दिया। दरमियान में एक नई बात चल पड़ी है। अच्छा, ये बात है, इसकी तरदीद अभी चाइना ने की है का दफ़ा, लेकिन ये बात दोबारा आ गई है सामने,
और दोबारा इसलिए आ गई है कि अब जर्मन मीडिया इसको कोट कर रहा है और यूक्रेन का मीडिया भी कोट कर रहा है और यूरोप का मीडिया भी कोट कर रहा है, तो हम उसी मीडिया को लेकर वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि यहां कोई नेटो का मुल्क नहीं आएगा, नेटो का कोई मुल्क यहां पे पीस कीपर के तौर पे नहीं आएगा, ठीक है, और हम किसी यूरोप के मुल्क को या नेटो के मुल्क को तो यहां आने नहीं देंगे, ये कंडीशन है ना। तो फिर अच्छा वो ट्रंप कह रहे हैं कि जी कौन सा फिर मुल्क होगा, मतलब हमारे लोग अगर आके वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके प्लांट्स पे और रेयर अर्थ मिनरल्स पे तो फिर तो आपको जरूरत नहीं है किसी। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसके बारे में बात हो रही है कि उस मुल्क, क्या वो मुल्क एज अ पीस कीपर यूक्रेन में आ सकता है। वो जो मुल्क है वो दुनिया के कोई 50,000 के करीब वो अपनी फौज, दुनिया की जो अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपर्स में बहुत पाकिस्तान बहुत कंट्रीब्यूट करता है। दुनिया के चंद मुल्क जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अमन फौज में, उसमें पाकिस्तान है। ये कई मुल्कों के, ये कई दफ़ा खबर हम इतनी नहीं आती, डिस्कस नहीं होती, लेकिन पीस कीपर्स में पाकिस्तान कई जगहों पे, और पीस कीपर वो मुल्क, वही मुल्क होते हैं, उन्हीं मुल्कों को एक्सेप्ट किया जाता है एज पीस कीपर जो कि जिनके ऊपर सबको एतमाद हो। तो आप पीस कीपर के तौर पे जब पाकिस्तान किसी जगह जाता है, मैंने आपसे कहा पाकिस्तान के पीस कीपर्स बहुत मुल्कों में हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के फौज के। तो वो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि सारे जो वहाँ पे जो मुख्तलिफ, क्योंकि आप दरमियान में है ना, तो आपको दोनों फरीक कबूल करेंगे तो आप दरमियान में आएंगे। तो ये मुल्क जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो मुल्क है इसका नाम फिर चल पड़ा है कि क्या, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने तो कह दिया कि नेटो का मुल्क नहीं आएगा, उन्होंने भी कह दिया कि नेटो का मुल्क नहीं आएगा, तो फिर कौन सा मुल्क हो सकता है। तो वो मुल्क जिसका फिर नाम चल पड़ा है कि उसके पीस कीपर्स हो सकता है यूक्रेन में आ जाएं वो, और उसके यूक्रेन से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट पुतिन से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, यूरोप को भी कोई इतराज़ नहीं होगा, या यूरोप खुल के तो कभी भी नहीं बोलेगा। वो मुल्क है चाइना। चाइना की जो है वो एंट्री क्या यूक्रेन में हो सकती है एज अ पीस कीपर। अच्छा, अब ये जो बात है सारी, ये बात जो है ये इससे पहले भी डिस्कस हुई थी, और उनके जो कर्नल योबू थे, योबू ने जो है एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था ये फरवरी में ही, अभी 1 महीना पहले, और कुड देयर बी चाइनीज ट्रूप्स इन यूरोप, तो ये बात उस वक्त चली थी, ठीक है, क्या चाइना की ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन में आ सकते हैं। फिर उसके बाद चाइना से पूछा गया था, तो अच्छा ये जो हैं ये ध्यान में रखें कि ये जो इसके लिखारी हैं, ये इसके जो कर्नल ये जो है, अच्छा ये इन्होंने पहले इकोनॉमिस्ट में लिखा था, 2 इनके आर्टिकल्स बैक टू बैक हैं, 18 जो है वो फरवरी का है अभी इसी साल का, और एक इन्होंने 2022 में लिखा था जब जंग शुरू हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि ये यूक्रेन की जो जंग है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ले जाएगी पूरे। तो हम दोनों को दिखा दें, दोनों पढ़ने वाले हैं। एक तो इस वक्त तो एक इकोनॉमिस्ट में इन्होंने कहा था कि ये जब जंग खत्म होगी तो ये वेस्ट से ईस्ट को टिल्ट कर देगी, पूरी दुनिया को टिल्ट कर देगी वेस्ट को ईस्ट से, और ये इनका है भी जो फरवरी में आया था, कुड देयर बी चाइनीज ट्रूप्स इन यूरोप। लेकिन अब ये हुआ है कि जो दीवार जो वहाँ का एक जर्मन न्यूज़पेपर है, उसने ये कहा है कि चाइना जो है वो कंसिडर कर रहा है यूक्रेन में पीस कीपिंग मिशन को ज्वाइन करने पे। अच्छा, जर्मन पेपर है, बड़ा पेपर है, लेकिन यूक्रेन ने उठा लिया इसको, तो ये अब यूक्रेन में भी डिस्कस हो रहा है, जगह जगह ये डिस्कस हो रहा है। ये हम 17 कोट कर देते हैं कीव इंडिपेंडेंट को, कि चाइना कंसिडर कर रहा है, ये जर्मन मीडिया के हवाले से उन्होंने कोट कर दी है। अच्छा, अब ये जो बात है इसको चाहिए चाइना से पूछी गई, चाइना से उन्होंने कहा अभी तक बात ऐसी नहीं है, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं तो है ना दरमियान में। अच्छा, चाइना का ये एक नई तारीख होगी, मैं आपको बताऊं, ये तारीख जो है एक नई, अगर चाइना यूक्रेन में आ जाता है तो एक नई तारीख होगी, और तारीख इसलिए होगी कि हम थोड़ा सा इसको हिस्ट्री को देखते हैं ना, सिर्फ 125 साल पहले, 125 साल पहले इंसानी तारीख में 125 साल बहुत बड़े भी होते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं भी होते। सिर्फ 125 साल पहले 8 कौमें जो थीं, 8 नेशंस, 8 कौमों ने मिलके
चाइना पे हमला कर दिया था। और उन 4 वो जो 8 उनको 8 नेशंस, सेकंड हम दिखाएं ना तो अच्छा वहां पर बॉक्सर्स रिबेलियन शुरू हो गया था ये 1900 में। इस तस्वीर को यहाँ रखें जरा, यहीं पे रखते हैं इसी को पहले वाली। अच्छा 8 मुल्कों ने हमला कर दिया था, जिसमें बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश इंडिया, जर्मनी, यानी ब्रिटिश इंडिया से मुराद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर थी, इटली और जापान। इन्होंने मिलके वहाँ पर जो है वो अटैक किया था। और ये साल है ईयर 1900। अब आप देखें कितने मुल्कों ने मिलके अटैक किया था चाइना पे। ये 8 नेशंस अलायंस कहलाता है, तारीख में इसको 8 नेशंस अलायंस कहा जाता है। और ये उन्होंने इसलिए किया था कि वहाँ पे बॉक्सर्स रिबेलियन जो है चाइना में उस वक्त हो रही थी। बॉक्सर्स उनको इसलिए कहते थे कि वो फॉरेन ऑक्यूपेशन और ये सारों के खिलाफ जो वहाँ पे उन्होंने एक तरह से आप समझ लें कि गुरिल्ला, ये जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स उनको आते थे, तो बॉक्सर्स रिबेलियन। तो ये 8 मुल्क जब इन्होंने हमला किया वहाँ पे, तो उसके बाद बहुत कत्लेआम हुआ। और उस कत्लेआम के नतीजे में वहाँ पे जो है वो पब्लिक मतलब मैसेकर हुआ। कई गांव में चले गए, नौजवानों को कत्ल किया वहाँ पे। ये 8 मुल्क थे। अच्छा अब मुल्क देखें कौन से हैं, आप कमाल देखें। इटली, जर्मन, जापानीज, यूएस, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगेरियन, फ्रांस और बरतानिया। तो ये अगर सेकंड स्लाइड, तो उस ज़माने में ये एक बड़ा वो जो है ना वो बना के ना इसका कि देखें 8 मुल्क कौन कौन से हैं। और ये चूँकि ब्रिटिश इंडिया से लोग गए थे, तो यहाँ से उनकी एक रेजिमेंट गई थी, तो उन्होंने वो जो है वो उनको एक इस तरह से बनाया कि कितने सारे मुल्क जो हैं आप देखें चाइना के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए। अब जनाब 125 साल के बाद चाइना जो है वो इन यूरोपीय मुल्कों के दरमियान बात हो रही है कि वो एज अ पीस कीपर जाएगा। कौन से मुल्क थे? इटली, फ्रांस, रशिया, बरतानिया, अमेरिका। तो ये जो मुल्क हैं, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि चाइना जो है, अच्छा चाइना की तरफ से अब आप देखें यानी तारीख कहाँ कैसे अपने नए रंग दिखाती है। चाइना की तरफ से अभी तक इस पर कोई वाज़ेह बात नहीं हुई, और चाइना शायद ना जाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सारे मुल्क के चाइना वहाँ पर आ जाए, क्योंकि चाइना सबको काबिल कबूल है। पुतिन को भी है, ट्रंप को भी है। इसी बहाने देखिए ना, ट्रंप कह रहे हैं ना कि मैं तो किसी भी वक्त मिलना चाहता हूँ मैं। अच्छा इन्होंने डेडलाइन जो रखी है ना पीस एग्रीमेंट साइन करने की यूक्रेन के साथ, वो रखी है 20 अप्रैल। ट्रंप के जहन में 20 अप्रैल को ईस्टर आ रहा है, और ईस्टर जो है वो वेस्टर्न और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं, दोनों चर्च जो हैं वो 20 अप्रैल को ही मना रहे हैं, ईस्टर की तकारीब हो रही हैं। तो उससे पहले वो चाह रहे हैं कि ये यूक्रेन का जो भी मामला, जो भी मुज़ाकरात जैसे करने हैं, जो करने हैं, जिसने जो करा के इसे बस साइन ऑफ करो, इसको यूक्रेन से निकलो और उसके बाद दूसरे मामलात की तरफ बढ़ो। लेकिन जो दूसरा मामला है वो संगीन हो रहा है, और वो हो रहा है गज़ा का, जहाँ पे एक दफ़ा फिर उन्होंने एक तो एयर स्ट्राइक्स की हैं, एक ज़मीनी फ़ौजी दस्ते दोबारा दाखिल हो गए, निकले तो नहीं थे लेकिन वो दोबारा नॉर्थ की तरफ और बाकी इलाकों की तरफ दाखिल हो गए। और साथ ही उन्होंने लेबनान के ऊपर अटैक शुरू कर दिए हैं, और हुतीज़ ने भी दोबारा 5वां अटैक कर दिया है। ये 5वां अटैक है फिर दोबारा बेंगोरियन एयरपोर्ट पे, और उससे पहले 2 अटैक जो हैं वो अमेरिकन ने हुतीज़ के ऊपर किए, उनकी ज़्यादा जो एयरपोर्ट है वहाँ पे। तो अवक्फा लें, फिर उसको बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि मौशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया गया, जबकि निज़ाम की दुरुस्तगी का अमल जारी है। देखें ये अभी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने पुराने रफ़ीक और हम सब के इंतहाई मोहतरम हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की ताज़ियत के लिए जो है वो कोयटा पहुँचे। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जो हैं वो क्या एक ज़बरदस्त शख्सियत, और उनका जो गुफ्तगू का अंदाज़ और उनकी जो अशार पे अबूर और फिर जो उनकी हिस्से मिज़ा,
19 तारीख को वो वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो वो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा और उसके साथ ही 1973 से ये सियासत में थे और PNA की मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। फिर ये सूबाई सतह पे और मरकज़ी सतह पे इन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत सबके चाहने वाले थे, यानी सबको अफसोस है और शदीद दुख है और सब दुआ कर रहे हैं इनके लिए, और बड़े बड़े खूबसूरत शख्सियत थी। तो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की जो ताज़ियत के लिए वो वहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी जो जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी उलमा भी इस वक्त दहशतगर्दी के निशाने पे हैं, और वो अब देखना ये है कि ये कैसे आगे मामलात आगे कैसे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपसे बात ही कर रहा था ना कि ख़ित्ता और रीजन जो है वो उस पूरे वाक़े, अब ये जो जैसे इसराइल के ऊपर अब मामलात यहाँ पे, थोड़ी देर पहले जो है अब ये देखें ना, सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, जो मैंने आपसे कहा ना ये शटल डिप्लोमेसी, ठीक है ना, डिस्कशंस बिटवीन द रूम्स इन अ होटल। तो ये इसी दौरान, लेकिन जो सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, वो थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं काहिरा, और काहिरा मेरा ख्याल है कि काहिरा में मज़ीद शायद लोग भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, मज़ीद अरब ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और वो और लेबनान के भी शायद वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा पहुँचे, बाकी लोग भी पहुँचे। उसकी वजह ये है कि ये एक फ़ाइनल इसराइल में सिविल वॉर हो रही है। ये बात ध्यान में रखें कि वो शिन बेत के सरबराह को हटा दिया, उसके बाद वो आज अटॉर्नी जनरल को भी हटा दिया। अटॉर्नी जनरल ने फैसला दे दिया था, जो खातून थी उन्होंने फैसला दे दिया था कि रखा जाए शिन बेत के सरबराह को, शिन बेत के सरबराह को उन्होंने हटा दिया। रॉन डेमर जो है वो आज वाशिंगटन निकल रहा है, वो जो उनका हॉक है और जिसकी स्टीव वित्कॉफ से बनती नहीं है, तो वो वाशिंगटन जा रहा है आज। और ये तो एक वहाँ पे खाना जंगी है, प्रॉपर खाना जंगी है, अदारों के आपस में लोग, और मतलब अजीब एक सूरत हाल बनी हुई है इसराइल में, और उनकी खाना जंगी की नज़र जो है ये गज़ा और बाकी, लेकिन ये सब ने रिस्ट्रेन किया हुआ है। पहले इन्होंने लेबनान के अंदर इन्होंने मिसाइल्स फेंके, और वहाँ पे इन्होंने कहा कि ये तो हिजबुल्लाह के, वहाँ पे लोग शहीद भी हो गए, मुख्तलिफ जो लेबनान के शहरी थे। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने नहीं किया, और साथ ही लेकिन ये जहन में रखें कि जो लेबनान की अगली गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में हिजबुल्लाह नहीं है, और वो जो गवर्नमेंट है जो कि उनके प्रेसिडेंट हैं वो उनके आर्मी चीफ भी रहे हैं, और वो नो नॉनसेंस आदमी है। यानी वो इस वक्त ये देख रहे हैं कि मैं जवाब दूं, कितनी देर लगेगी लेबनान को इस वक्त जवाब देने में, इसराइल का जो हाल हुआ है, गुद बनी हुई है, वो क्या कितनी देर लगेगी, लेकिन वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, और फ़ौज वहाँ पे अलर्ट है। वो सिर्फ देख रहे हैं कि जो भी कुछ हो तो फिर सारे मुल्क इसमें, और ये वो हुकूमत है जिसको सऊदी अरेबिया, UAE, बाकी सारे मुल्कों ने सपोर्ट किया, और वहाँ पे एक हुकूमत आई है। इससे पहले तो वहाँ हुकूमत ही नहीं थी, और एक प्रॉपर हुकूमत आ गई है, और वो बड़ी ज़बरदस्त अच्छी हुकूमत है। हिजबुल्लाह उसमें नहीं है लेकिन अमल है, तो वो सपोर्ट, सबकी सपोर्ट है, और वो लेबनान के वो आर्मी चीफ रहे हैं। अब यहाँ पे जनाब इसराइल ने एक वो उनके साथ फिर वो सीज़फायर माहदा ख़त्म कर दिया। दूसरा ये कि वो गज़ा के ऊपर कई शहादतें, बहुत सी, मतलब है कि कई 100 शहादतें हो गई हैं, और तकरीबन खाना वहाँ पे वो अब दोबारा जो अफ्तारी का सामान और वो सारा ख़त्म हो रहा है, बंद हो रहा है वहाँ पे। और साथ ही स्टीव वित्कॉफ के ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि गज़ा के अंदर जो है वो मतलब है कि हथियार डाल दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उनका जो ब्रिजिंग प्लान था, ब्रिजिंग प्लान वही कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, ये ब्रिजिंग प्लान था स्टीव वित्कॉफ का, और वो जो अमेरिकन है उनको रिहा कर दिया जाए, और वित्कॉफ, और इसको एक्सटेंड कर दिया जाए पास ओवर के दिन तक, और रमज़ान के, जब तक रमज़ान और ये जो है, लेकिन ये कि वो इससे पहले ही जो है वो नेतन्याहू ने वहाँ पे गज़ा के अंदर कह दिया कि फ़ौज भेजो, अभी जाओ, दाखिल हो जाओ, ये वो सारा, क्योंकि वो पूरी कोशिश है कि कुछ जंग छिड़े, कोई मामला हो, कभी सीरिया के ऊपर वो मिसाइल दाग देता है, कभी वो इधर लेबनान में, कभी गज़ा के अंदर दोबारा। तो लेकिन जो काहिरा है, वो काहिरा में मुतबादिल प्लान आ गया। ये मुतबादिल प्लान जो है ये हमास का नहीं है, ये मुतबादिल प्लान जो है ये वो है जो बाइडेन दौर में आया था, लेकिन इसमें अमल, बाइडेन साहब तो डबल गेम उस वक्त हो रहा था ना, बाइडेन ने तो अमल नहीं किया। इन्होंने आते ट्रंप ने कहा कि भाई पहले ही दिन इसके ऊपर अमल करवाओ स्टीव वित्कॉफ, पहले मरहले में अमल करा गए, दूसरे मरहले में फिर ये हुआ कि वो किंग अब्दुल्ला गए तो दरमियान में वो बातचीत हुई, अच्छा जी वो जो उन्होंने कहा कि फ्रेंच रिवेरा बनना चाहिए वगैरह वगैरह, वो मुतबादिल प्लान है, मुतबादिल प्लान आ गया। अब मुतबादिल प्लान आ गया, उस मुतबादिल प्लान में
जो है वो पहले मिस्र ने पेश किया, वो फिर पेश किया वो रियाद में हुआ, फिर ओआईसी ने कर दिया, फिर उसमें जो है वो पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी थी, फिर उसको चाइना ने, रशिया ने, सब ने वो एक वहाँ से पॉलिसी अनाउंस कर दी। अब जनाब ये वो घड़ियाँ हैं जो बड़ी फैसला कौन है कि अब क्या होना है यहाँ पे। तो थोड़ी देर पहले एक तो ये है कि फैसल बिन फरहान पहुँच गए काहिरा, लेकिन उससे पहले जो है वो एक और शख्सियत जो है वो काहिरा गई है। मैंने आपसे कहा था कि जो सूडान है ना, उसके ऊपर मुख्तलिफ मुल्क एक पेज पे नहीं है सूडान के हवाले से। तो ये हमारे दोनों बरादर मुल्क हैं, लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे सूडान में जो मामला चल रहे हैं उसमें ये दोनों मुल्क जो आमने सामने आप समझ लें, या वो जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो, तो उनमें से एक यूएई और एक मिस्र, दोनों बराबर मुल्क हैं, लेकिन सूडान के अंदर जो है वो एक जो है वो हमीती को सपोर्ट कर रहे हैं, एक मुल्क सपोर्ट कर रहा है, दूसरा मुल्क जो है अब्दुल फताह बुरहान को कर रहा है। एक तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई, वो ये हुई कि जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जैद, वो अचानक काहिरा पहुंच गए और उन्होंने जनाब वहाँ पे अफ्तार की, जो है कल शाम को उनकी जो अफ्तार है वो वहाँ पर उनकी हुई प्रेसिडेंट सिसी के साथ। प्रेसिडेंट सिसी के, इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई। मुख्तसर दौरा था, लेकिन दौरा इंपॉर्टेंट था। इन हालात में बहुत इंपॉर्टेंट था कि यूएई के प्रेसिडेंट ने कायरा का दौरा किया और साथ ही सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जाने से पहले टेलीफोन पे बात की एक शख्सियत से, और वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा। अब देखिए ना, मुल्क ऐसे आपस में इस वक्त कि कोई और ईरान के वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने बात की और फिर उसके बाद वो कायरा रवाना हो गए। अच्छा, हो सकता है कि मजीद वहाँ पे लोग पहुँचें, ये हो सकता है कि अरब, क्योंकि ये फैसला जो है ना सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, एक तो यह है कि ये टर्मोइल पैदा ना हो टर्की के अंदर मजीद। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि टर्की, क्योंकि टर्की स्टेबल, और टर्की देखते हैं कि क्या वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल आगे किस तरह से प्रेसिडेंट एर्दोगन उसको हैंडल करते हैं। लेकिन टर्की में अगर टर्मोइल कंट्रोल होना इसलिए ज़रूरी है कि पीकेके के साथ उनके मामला तय हो गए और एसडीएफ के साथ तय हो गए, और टर्की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सीरिया के अंदर, तो वहाँ पर एक इस्तेकाम ज़रूरी है, क्योंकि उसे सीरिया, शाम के अंदर इस्तेकाम रहेगा। अच्छा, सीरिया जो है उसने बहुत ज़बरदस्त, यानी तवक्को नहीं थी कि वो अहमद शराज जो है वो एसडीएफ आके मिल के और कॉन्स्टिट्यूशन बना के और वो वहाँ पर कहेंगे कि भाई ये, और दुरूस वाला जो एक चक्कर चलाया हुआ था इसराइल ने, वो भी फेल हो गया क्योंकि वली जुमलात पहले मिल के चले गए थे। तो अब यह मामला कि अगले 24-48 घंटों में अब देखना यह है कि स्टीव वित्कोफ जो हैं वो उनका जो प्लान है, क्या वो प्लान जिसको जो हमास ने उनके सामने रखा और जिस पे हमास का कहना यह है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, हमास की तरफ से भी एक, हमास अपनी प्रेजेंस दिखा रही है, हमास ने भी एक दाग दिया था इसराइल के ऊपर, और यमन की तरफ से दोबारा हुतीज़ ने आज, अच्छा अमेरिका ने फिर उनका जो उन्होंने फिर वहाँ पे अटैक किए हैं, लेकिन हुतीज़ ने फिर अटैक, अच्छा अमेरिकन जो कम कर रहे हैं वो इसराइल पे ज़्यादा कर रहे हैं। अब इशू ये सारा कि ये अगले 24, 48, 72 घंटों में, एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिनों में ये नए वाक़यात यहाँ पे जन्म ले रहे हैं दुनिया में, और नई साइड पे बात जा रही है। ये ध्यान में रखें कि जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि जो रशिया के जो सजाई शगोव हैं वो नॉर्थ कोरिया गए, और जो जापान के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जापान में टोक्यो, जापान क्वाड का हिस्सा, वहाँ पे वांग यी पहुँचे हैं। चाइना के जो वजीर खारजा हैं वो टोक्यो पहुँचे हैं, और वहाँ पे 3 मुल्कों का आपस में जो है वो उनकी गुफ्तगू हुई है, ट्राइलेटरल। और कौन कौन से मुल्क हैं? चाइना, नॉर्थ कोरिया और जापान। यानी 2 तो बिल्कुल वो हैं जो कि अमेरिका के, यानी क्वाड का भी हिस्सा हैं और शायद उसमें भी उनके एलाइज हैं। तो चाइना, जापान और साउथ कोरिया के मुज़ाकरात हुए हैं, कहाँ पे मुज़ाकरात हुए हैं? टोक्यो में। और जो वांग यी हैं वो टोक्यो में मौजूद, और आज उनके चाइना और जापान के बड़ी पुरानी तल्ख यादें हैं, लेकिन तल्ख यादें ख़त्म हो रही हैं, उनको आगे अमन के लिए आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब से ये यूरोप वाला वाक़या हुआ है, तो ये जो ममालिक हैं आसियान के और साउथ एशिया के, और ये साउथ ईस्ट एशिया और ताइवान वगैरह, ये तो किसी खाते में नहीं आते, वो तो पूरा यूरोप एक तरफ चला गया। तो अब यह है कि जापान और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। चाइना के बारे में जर्मन मीडिया ये कह रहा है कि उनके, और वो पहले चाइना के ही जो एक उनके पीस कीपिंग फोर्सेस को जो हेड करने वाले जनरल हैं वो कह चुके हैं
लिख चुके हैं इकोनॉमिस्ट की तरफ, सरकारी तौर पे तरदीद हो गई, लेकिन जर्मन ये कह रहे हैं कि कहीं ये बात चल रही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी गालिबन इसको प्रूव कर दिया कि ठीक है, चाइना अगर आ जाता है तो इससे मुझे कोई मसला नहीं होगा, अगर यहाँ पर चाइना आ जाए तो इसी बहाने बात आगे चलेंगी। तीनों दोस्त मिलके जो है याल्टा 2 को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक ये हालात हैं। दुआ है कि ये जल्दी जंगबंदी हो यूक्रेन में, और ये जो कत्लेआम हो रहा है इस वक्त गज़ा में, और इस दौरान गज़ा में हो रहा है ना, सीज़ फायर गज़ा का ये जहन में रखें कि मगरबी किनारे का कोई सीज़ फायर नहीं है, तो वहाँ बहुत शहादतें हो रही हैं। ये जो सीज़ फायर हुआ था 42 दिन वाला, ये सिर्फ गज़ा में हुआ था। जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे बहुत शहादतें हो रही हैं, वहाँ मुस्तकिल छापे और ये और वो सारा। तो देखना ये है कि भी सऊदी अरेबिया और UAE, ये कायरों में ये सारे जो हैं, और ख़ासतौर पर अमेरिकन सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सऊदी अरेबिया के प्लान, इंडोर्स प्लान को अमेरिका, रशिया, ये सारे मुल्क इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, कतर, ये सारे मुल्क बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी ज़रा इस्तेकाम आए, सिक्योरिटी के मामला ठीक हों, और ये जो बदमनी सी फैली हुई है और ये सोशल अनरेस्ट, इसका खात्मा हो। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ जाने से पहले एक बात यहाँ पर रिकमेंड कर दूँ कि ये थर्ड, अगर हम स्लाइड यहाँ दिखा सकें, ये है द बॉक्सर रिबेलियन एंड द ग्रेट गेम इन चाइना। मैंने जो बात दरमियान में की थी ना, उसको ये डेविड सिल्वी की एक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन हिस्ट्री, अगर किसी ने पढ़नी हो, ये डेविड सिल्वी की किताब है। ये जो मैंने बात की थी कि 8 मुल्कों का अलायंस चला गया था और वो चीन के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, तो ये बहुत खूबसूरत किताब है, हाईली रिकमेंडेड। और इसको पढ़ें तो अंदाज़ा होता है कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस में और मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर काफ़ी इनकी 2-3 किताबें बड़ी अच्छी हैं डेविड सिल्वी की, अमेरिकन है ये। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।